नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए दिसंबर के पहले वीक में जो टॉपिक रह गए थे, पहले जो वीडियो में आपको दे चुका हूं उसको मैं यहां पर कवर कर रहा हूं। जैसे नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल, अपॉइंटमेंट, मिसलेनियस, रैंक रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट डेज और डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहे हैं उनको यहाँ पर मैं कवर करता हुआ चलूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल पाए। तो सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम नेशनल करंट अफेयर को कवर करेंगे। नेशनल करंट अफेयर में ट्राई, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये भारत में टेलीकॉम से रिलेटेड रूल और रेगुलेशंस को डेवलप करती है। इसने अभी रिसेंटली में एक रूल बनाया है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्राई ने डिसाइड किया है कि कोई भी चार्जेस एसएमएस या फिर सेल ब्रॉडकास्ट आप कर रहे हो, कोई भी मैसेज अगर आप ब्रॉडकास्ट कर रहे होंगे और वो डिजास्टर के समय पर कोई अलर्ट होगा तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो ट्राई है, ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने अपने 69th अमेंडमेंट के अंतर्गत ऐसा किया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि डिजास्टर जब होगा उस समय पर आपको अलर्ट अगर किसी चीज़ का देना है तो उस समय पर कोई भी आपके एसएमएस और आप कोई भी एसएमएस को ब्रॉडकास्ट करते हैं तो उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। कोई भी आप अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसको चार्ज इस चीज़ का पड़ता है तो वो नहीं देना होगा उस समय पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा ये रूल ऑफ रेगुलेशन ट्राई ने उनकी रिक्वेस्ट में इस रूल ऑफ रेगुलेशन को बनाया है। अब ट्राई की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 1997 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और राम सेवक शर्मा जी इस समय पर इसके चेयरमैन हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी मिली है दिसंबर के महीने में। आपको बता दूं, भारत जो यूएनएससी है इसका मेंबर है इस समय पर। आपको बताऊं, यूएनएससी में 15 मेंबर हैं। 15 मेंबर्स में 5 मेंबर तो परमानेंट होते हैं, 10 को 2-2 साल के लिए चुना जाता है, जिसमें से भारत को भी अभी चुन रखा है। भारत को बता दूं, भारत 8वीं बार 2021 में चुना गया था। 2022 दिसंबर में उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो 2022 दिसंबर के लिए इसको प्रेसिडेंसी मिली है यूएनएससी की बैठक की। तो ध्यान रखिएगा, यूएनएससी की जो बैठक होगी 14 और 15 तारीख को, और उसके अलावा अगर भारत बैठक करवाना चाहे तो करवा सकता है, लेकिन भारत ने एक्सपेक्ट किया है कि वो यूक्रेन के युद्ध के ऊपर चर्चा करेगा। और 14 और 15 तारीख को, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर की जो बैठक है वो ऑलरेडी तय है, जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड और भी दुनिया में जो शांति कम हो रही है उससे रिलेटेड बात होगी 14 और 15 तारीख को। आपको बता दूं, भारत ये जो 2021 में भारत को चुना गया था मेंबर के रूप में, नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में, तो उससे 2021 से लेके अभी तक भारत दूसरी बार ये प्रेसिडेंसी कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। ध्यान रखिएगा, भारत ने पिछले साल अगस्त 2021 में भी यूएनएससी की प्रेसिडेंसी की थी। अब दिसंबर के महीने में भी भारत इसकी प्रेसिडेंसी करेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। और परमानेंट इस समय पर रिप्रेजेंटेटिव भारत के कौन है, तो रुचिरा कंबोज जी हैं। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसको फाउंड किया गया था 1945 में। मैंने आपको बता ही दिया, इसके टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं। अगर परमानेंट मेंबर्स की बात की जाए तो उसमें यूएसए, फ्रांस, यूके, चाइना और रसिया है। ये 5 देश हैं जो कि इसके परमानेंट मेंबर हैं। बाकी 10 देशों को 2-2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैठक
ऑर्गेनाइज होती हुई। अब बात कर, अभी ऑर्गेनाइज हुई नहीं है, 14 तारीख को इसकी ऑर्गेनाइज होगी। तो अब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है कि पेरू साउथ अमेरिका का एक देश है, और आपको बता दूं यहां पर पहली फीमेल प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। और आपको बताऊं जो यहां पर पहले प्रेसिडेंट थे इनसे पहले, उनका नाम था पेड्रो कास्टिलो का इम्पीचमेंट हुआ, महाभियोग हुआ। उनको हटाने के बाद अब पहली फीमेल प्रेसिडेंट चुनी गई जिनका नाम डीना बोलुआर्टे है। क्या है? डीना बोलुआर्टे। ध्यान रखिएगा, अब ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट चुनी गई हैं पेरू की। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। पेरू याद रखिएगा, साउथ अमेरिका का एक देश है। आप ये देख सकते हैं, बोलुआर्टे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि भारत को ना प्रेसिडेंसी मिली है G20 की, प्रेसिडेंसी मिली है SCO की, और साथ साथ दिसंबर के महीने में भारत को प्रेसिडेंसी मिल गई है UNSC की। तो भारत लगातार काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की प्रेसिडेंसी कर रहा है। और आपको पता है G20 की जो मेन बैठक है उसको अगले साल सितंबर 2023 में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। लेकिन भारत को 1 दिसंबर 2022 को इसकी प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के हाथों से मिली है। मतलब इससे पहले इंडोनेशिया इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा था, अब भारत को मिल गई। SCO की बात करें तो भारत इस साल संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस साल से मतलब अगले साल तक 2022 से दिसंबर 2022 से अगले साल तक भारत इसकी प्रेसिडेंसी करने वाला है। और साथ साथ UNSC मैंने आपको बता ही दिया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी भारत को दिसंबर के मंथ में प्रेसिडेंसी मिली है। तो इन सभी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की भारत प्रेसिडेंसी कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन आएंगे अब मिसलेनियस से रिलेटेड। मिसलेनियस में सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे मतलब और भी अभी इससे भी बड़ा क्वेश्चन एक ये है कि अनाउंसमेंट ये हुई है कि आम आदमी पार्टी बन गई है नेशनल पार्टी। अब इसकी जब अनाउंसमेंट पूरी अभी इनके आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो बता रहे हैं, जब न्यूज़पेपर वगैरह में निकल जाएगी उसके बाद मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी जिसने बॉबी किन्नर, जो उनको एक ट्रांसजेंडर है, उनको MCD के चुनाव में उतारा था, और आपको बता दूं ये जीत भी गई हैं। तो याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से बॉबी किन्नर जो कि 38 ईयर की हैं, और इन्होंने सुल्तानपुरी A से अपना जो सीट चुनी थी, और वहाँ पर ये 6,714 वोट प्राप्त करके जीत चुकी हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि अभी रिसेंटली में कौन किन्नर हैं जो कि MCD चुनाव में लड़ रही थी, तो बॉबी किन्नर का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये आप इनको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके वनडे एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जिसने गॉबलिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है। ध्यान रखिएगा, गॉबलिन मोड का मतलब क्या होता है, तो इसको कहते हैं लेजी पर्सन, या फिर इसको मतलब ग्रीडी लेकिन उसके लिए कुछ ना करने वाला पर्सन कहते हैं। तो गॉबलिन मोड कुछ इस प्रकार का इसका मतलब होता है। और ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जब इस वर्ड को चुना है क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट इस वर्ड को मिले हैं। ऑक्सफोर्ड की बात करें तो 2021 में ये वैक्स वर्ड था, उसको इसने वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। आगे बात करें तो आप देख सकते हैं गॉबलिन मोड। अगला क्वेश्चन है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिसेंटली में ये अनाउंस किया था कि भाई साइक्लोन मेंडस आ सकता है, और ये बात हुई भी कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और तूफान की जो घटनाएं हैं वो घटी हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश। इन 3 जगहों पर ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट है इसका दिखाई दिया है। तो याद रखिएगा कि साइक्लोन मेंडस आया है, और नवंबर के मंथ में ये जो मेंडस आया है 2018 के बाद आपको मैंने पढ़ाया था, सितरंग आया था अक्टूबर के महीने में। उसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने में ज़्यादातर जो तूफान नहीं आते हैं, लेकिन इस बार
दिसंबर के मंथ में भी एक तूफान आया है जिसका नाम साइक्लोन मेंडस रखा गया है। मेंडस किसने रखा है तो आपको बता दूं, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इस नाम को रखा है। ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल से ये उठा है और उठने के बाद तमिलनाडु की डायरेक्शन में ये चला है और उसके बाद आप देख सकते हैं तमिलनाडु, पौंडुचेरी और आंध्र प्रदेश के रीजन को ये अफेक्ट करता हुआ आया है। तो ध्यान रखिएगा, साइक्लोन मेंडस आपको याद रखना है, यूएई ने इसको नाम दिया था। आगे बात करें, अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है नाबार्ड से। नाबार्ड क्या है तो ये ग्रामीण बैंक है, मतलब रूरल डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया था 1982 में। इसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, केवी साजी जी को यहाँ पर चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है श्री साजी केवी, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ये इससे पहले नाबार्ड में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम कर चुके हैं, मतलब इनको ऑलरेडी नाबार्ड में किस तरीके से काम होता है उसका एक्सपीरियंस है। नाबार्ड की बात की जाए तो इसको फॉर्म किया गया था 1982 में। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और श्री साजी केवी जी इसके चेयरमैन बन चुके हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियन टेक ब्रांड है जिसका नाम है नॉइस। इसके विराट कोहली फॉर्मर कैप्टन है भारतीय क्रिकेट टीम के, भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के, इसके एम्बेसडर बना दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, विराट कोहली जी अब नॉइस जो कि इंडियन टेक ब्रांड है इसकी एम्बेसडी करेंगे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है संजीवा लक्ष्मण करंडीकर। संजीवा लक्ष्मण करंडीकर को नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है संजीवा लक्ष्मण करंडीकर को, और इनको नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया। और आपको बता दूं कि जो ये एनएससी है इसको फाउंड किया गया था 2005 में, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ से हम रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। रैंक और रिपोर्ट में सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम अडानी और दो और इंडियन बिलियनियर्स हैं जो कि एशिया के, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग एशिया के फिलेंट्रॉफिस्ट, दानवीर कहलाए गए हैं, हीरोज ऑफ दानवीर, तो मतलब हीरोज ऑफ फिलेंट्रॉफिस्ट। याद रखिएगा, मतलब दान देने में एशिया में काफ़ी आगे हैं बाकियों के कंपेयर में। इनका नाम है गौतम अडानी, जो आप जानते हैं कि ये अडानी के मालिक हैं, फाउंडर हैं। और HCL टेक्नोलॉजी के शिव नादर साहब, जो कि आपको पता है एक रिपोर्ट में ये भी बोला गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा दान जो शिव नादर जी ही करते हैं, HCL के ये भी फाउंडर हैं। और तीसरे हैं अशोक सूता। याद रखिएगा, इन तीनों लोगों को भारत एशिया का हीरो माना गया है फिलेंट्रॉपी, दान करने के मामले में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है गौतम अडानी और शिव नादर, अशोक सूता, इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। फोर्ब्स ने इनको एशिया का दानवीर के रूप में माना है। अगला क्वेश्चन है IPL, जो कि गूगल में 2022 में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला वर्ड बन गया है। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेरीज सर्च की गई हैं। तो गूगल ने अभी एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ये बताया कि 2022 में जो सबसे ज़्यादा ढूंढा गया वर्ड है वो IPL है। ध्यान रखेंगे, IPL पहले पर है, दूसरे पर कोविन है, तीसरे पर फीफा वर्ल्ड कप, चौथे पर एशिया कप और पांचवें पर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप है। उसके बाद बाकी आप सीरीज यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। और ये इंडिया की सर्च है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो BBC ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट जारी की, जिसमें 4 इंडिया की वुमेन्स हैं। 4 इंडिया में प्रियंका चोपड़ा पहले पोजीशन पर है, दूसरी गीतांजलि श्री जो कि ऑथर है, गीतांजलि श्री, और तीसरी है इंजीनियर और एस्ट्रोनॉट सिरसा बांदला। इन दोनों लोगों का नाम तो आपने सुना है, प्रियंका चोपड़ा का भी नाम आपने सुना होगा। और साथ साथ सोशल वर्कर है स्नेहा जवाले,
तो इन चारों लोगों का नाम याद रखिएगा। चारों वुमेन्स हैं जिनको बीबीसी ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट में भारत की तरफ से लिस्ट किया है। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। ये प्रियंका चोपड़ा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत की रैंक है 48 किसमें, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में। मतलब हवाई जो यात्राएं होती हैं, हवाई जो सर्विस होती है, उसको सेफ बनाने में भारत 48 नंबर पर है दुनिया के देशों में। पहले पोजीशन पर कौन है, तो कोई और नहीं, पहले पोजीशन पर सिंगापुर है, दूसरे पर यूएई और तीसरे पर साउथ कोरिया का नंबर आता है। भारत ने अपनी पोजीशन को 102 से लास्ट 4 साल पहले तक भारत की रैंक 100 प्लस थी, 102 थी। उसके वहाँ से भारत रैंक लेकर आया है 48 तक। मतलब भारत ने बहुत बेहतरीन चेंजेस किए हैं। चेंजेस में आप ये देख सकते हैं कि चाइना 49 नंबर पर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का कितना बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। भारत अपने पड़ोसी सभी देशों से आगे है। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 100 पोजीशन पर है और भारत देखिए उससे आधी से भी कम पोजीशन पर है। मतलब बहुत ही ड्रास्टिकल चेंज भारत ने अपने हवाई यात्रा की सेफ्टी में किए हैं। आगे बात करें तो ये रिपोर्ट को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसको फाउंड किया गया था 1944 में और साल्वाटोर सिचितानो इसके प्रेसिडेंट है। सेक्रेटरी जनरल जुआन कार्लोस सालाजर गोमेज है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियाज 100 रिचेस्ट 2022 की जो लिस्ट जारी हुई वो फोर्ब्स ने जारी की है और उसमें बताया गया है कि गौतम अडानी पहले पोजीशन पर है और पहले पोजीशन पर और दूसरे पोजीशन पर काफ़ी अंतर इन्होंने किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी टाइम बाद इस लिस्ट को चेंज किया गया। वैसे आप देखते होंगे कि मुकेश अंबानी पहली पोजीशन पर हमेशा आ रहे थे, लेकिन इस बार गौतम अडानी काफ़ी ऊपर है। दूसरी पोजीशन आप देख सकते हैं, उनसे डबल पैसा है उनके गौतम अडानी के पास। तो पहली पोजीशन पर गौतम अडानी है, दूसरे पर मुकेश अंबानी है, तीसरे पर राधा कृष्णन दमानी और चौथे पर साइरस पूनावाला, पांचवें पर शिव नादर और उसके बाद बाकी लिस्ट आप देख पाएंगे। लेकिन गौतम अडानी आप ध्यान दीजिएगा पहली पोजीशन पर है और काफ़ी मार्जिन से पहली पोजीशन पर है, ये आपको नोट करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ से डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। डिफेंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, यूएस और भारत की जो आर्मी है वो बहुत सारी एक्सरसाइज करती है। उसी में भारत और यूएस की नेवी ने एक्सरसाइज की है जिसका नाम है संगम। याद रखिएगा, एक्सरसाइज संगम को भारत और यूएस की नेवी ने कहाँ पर किया, तो गोवा पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से नेवी में मार्कोस गया था और यूएस की तरफ से सील ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो एक्सरसाइज है ये 7th नंबर की है और इसको सबसे पहले 1994 में ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, यहाँ पर आप एक्सरसाइज की फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस भारत 51 नंबर का ये ऑब्जर्व कर रहा है और आपको बता दूं पराक्रम दिवस हम 5 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसी दिन भारत को 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जब युद्ध हुआ था उसमें भारत को विजय प्राप्त हुई थी। उसी की याद में भारत अपना पराक्रम दिवस के रूप में इसको ऑब्जर्व करता है 5 दिसंबर को। याद रखिएगा, पराक्रम दिवस भारत ने राजस्थान के लोंगेवाला में, जो कि जैसलमेर के पास अवेलेबल है, वहां पर इसको ऑब्जर्व किया है। और आगे बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं श्रद्धांजलि देते हुए वीरों को। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार। एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार किसी और देश के साथ नहीं की गई। इसमें भारत की जो थल सेना है और साथ साथ बीएसएफ, इसने पार्टिसिपेट यहाँ पर किया है। तो भारत की जो थल सेना, बीएसएफ और इंडियन एयर फोर्स ने यहाँ पर मिलकर, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और इसको राजस्थान के डेजर्ट एरिया पर ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें अपनी शक्ति मिलकर एक दूसरे के कोलैबोरेशन से दिखाने की कोशिश की गई है। आगे बात करें,
प्रहार याद रखिएगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आपके लिए वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, हमने 8 दिसंबर को सार्क चार्टर डे ऑब्जर्व किया। अब सार्क चार्टर डे की बात की जाए तो इसी दिन चार्टर को एक्सेप्ट किया गया था 8 दिसंबर 1985 को सार्क का, और इसी साल से जो सार्क है वो बन गया, और जिसकी वजह से 8 दिसंबर को हम सार्क चार्टर डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। सार्क की बात की जाए तो सार्क में 8 देश आते हैं, जिसमें भारत भी एक देश है। अगर मैं आपको काउंट कराने की कोशिश करूं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, उसके बाद बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश के बाद मालदीव और श्रीलंका। तो ये 8 देश है जो कि इसके मेंबर हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नेपाल काठमांडू में अवेलेबल है, और इसका चार्टर बांग्लादेश ढाका में एक्सेप्ट किया गया था। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल आर्म फोर्स फ्लैग डे 2022 हमने कब ऑब्जर्व किया? तो 7 दिसंबर को हमने ऑब्जर्व किया है। मैं आपको बता दूं, नेशनल आर्म फोर्स डे, जिसमें भारतीय जो सेना है वो इसे पैसे कलेक्शन के रूप में ऑब्जर्व करती है, जिसमें भारतीय सेना झंडे को लोगों को देती है, और उनसे सिविलियन से यहाँ पर पैसे को कलेक्ट किया जाता है, जिससे कि अपने खर्चों को उनसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 7 दिसंबर को ही हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 5 दिसंबर को। और नेवी डे, हम इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, नेवी फॉर्म हुई थी 25 जनवरी 1950 को जब ये बनी, तो सिंपल सी बात है 26 जनवरी को इसका फाउंडेशन होना चाहिए था, फॉर्मेशन डे होना चाहिए था। लेकिन आपको बता दूं, नेवी डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 4 दिसंबर को। रीज़न क्या है? क्योंकि 1971 में ऑफिशियली नेवी ने 4 दिसंबर से जो युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें एंट्री की थी, और उसके बाद इनके पराक्रम को याद करते हुए हम 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हम 3 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हम 2 दिसंबर को, और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी हम 2 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हम 2 दिसंबर ऑब्जर्व करते हैं। बीएसएफ का 58 नंबर का रेजिंग डे हम 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इसकी सेरेमनी 4 दिसंबर को पंजाब में ऑर्गेनाइज कराई गई थी। और वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।